जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज जो पोस्ट विड्रॉ हुई थी उन पोस्टों को लेकर एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। उस क्लैरिफिकेशन में ये कहा गया है कि जिन पोस्टों के नतीजे नहीं निकले और जिन पोस्टों की सिलेक्शन नहीं हुई है, सिलेक्शन लिस्ट जिन पोस्टों की नहीं आई है, वो विड्रॉ होती हैं। एसएसआरबी भी असमंजस में है और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी असमंजस में है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कई पोस्टों के रिजल्ट तैयार हैं, सिलेक्शन लिस्ट तैयार है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास लिटिगेशन ऑफिसर्स की जो पोस्टें थी उसमें सिलेक्शन लिस्ट तैयार है, कैट ने रोक लगा रखी है। यही कुछ मुझे सुनने को आया। तो अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस क्लैरिफिकेशन से क्या समझें हम, और क्या जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक वकील के तौर पर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिरकार कहना क्या चाहती है। अभिनव जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप दोनों इंस्टीट्यूशंस में जब थोड़ा खंगालते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि सिलेक्शन लिस्टें तैयार हैं और लिस्ट उन्होंने रिलीज करनी थी। कोई कर्मचारी बीमार हो गया, बीमार होने के कारण लिस्ट रिलीज नहीं हुई। सरकार का ऑर्डर आ गया कि जिसमें आपने रिजल्ट नहीं निकाला, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट आपने इशू नहीं की है, वो पोस्टें विड्रॉ। लीगली आप इस आज की क्लैरिफिकेशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए जुनैद जी, पहले तो ये जो परसों ऑर्डर निकला, मैंने आपको पहले भी कहा, दिस ऑर्डर इज अनरीजन्ड ऑर्डर, ए नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, विच मीन्स this order was issued without application of mind. Every executive or administrative order has to be after due application of mind. There are two kinds of satisfactions. One is subjective, one is objective. It was lacking both ways. Neither there was subjective satisfaction nor there was objective satisfaction, for the simple reason it was non-speaking and unreasoned order. Number one. Number two, आज आ गई इसकी clarification. जो मुझे what I could make out of this clarificatory order or advisory, whatever it is, by whatever name you call it, it creates more confusion. पहले वाले ऑर्डर में था where selection is not finalized. No, the finalize is a very relative term. It depends upon the perception of a particular individual. Finalization का मतलब ये भी होता है कि select list publish हो गई, या सिलेक्शन का फाइनलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि पब्लिश के बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हो गए। बीच का एक और तरीका होता है, पब्लिश तो हो गई, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए, लेकिन रिकमेंडेशन हो गई रिक्विजिशन अथॉरिटी को, जिस डिपार्टमेंट ने पोस्ट रेफर की है। सो बिफोर इशूइंग द ऑर्डर इट कुड हैव बीन मेड मोर क्लियर, जो इसमें लैकिंग था। अब जो क्लैरिफिकेशन आई, इससे मुझे ये दिखने में मिला कि जहां पे सिलेक्ट लिस्ट इशू हो चुकी है। मुझे आप बताइए, एक बड़ा नॉन लीगल मैक्सिम है जिसको बोलते हैं एक्टस क्यूरे नेमिने ग्रेवे। ये लैटिन वर्ड है, एक्टस क्यूरे नेमिने ग्रेवे। एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नन। कोर्ट का कोई ऑर्डर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फर्ज करो मैं और आप कंपीट करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में, मेरे मार्क्स कम हैं, मेरी क्वालिफिकेशन कम है, आपकी ज्यादा है। आप कहते हैं कि सिलेक्शन अथॉरिटी, चाहे वो गेस्टेड पोस्ट के लिए चाहे वो नॉन गेस्टेड के लिए है, इसने जो मेरिट डिटरमिन किया वो गलत किया है। अभिनव शर्मा का मेरिट मेरे से कम होना चाहिए, मेरा अभिनव शर्मा से ज्यादा था, मेरी ये पब्लिकेशंस थी, मेरी ये रिसर्च वर्क था जिसको कंसीडर नहीं किया। आप कोर्ट में जाते हैं, आप मेरी सिलेक्शन स्टे करवा देते हैं, राइट। 2 साल के बाद कोर्ट कहती नहीं, स्टे तो हमने किया था, लेकिन जो जुनैद जी कह रहे हैं वो गलत है, अभिनव शर्मा की सिलेक्शन ठीक हुई है, और कोर्ट जो है डिसमिस करती है आपकी और स्टे वकेट करती है। और क्या आप ये कह सकते हैं क्योंकि 2 साल कोर्ट का स्टे चला इसलिए लिस्ट पब्लिश नहीं हुई थी, हम उसको स्क्रैप करते हैं, हम उसको विड्रॉ करते हैं? दिस इज कंट्रेरी टू द सेटल्ड लीगल पोजिशन ऑफ लॉ, राइट। किसी की सिलेक्शन होती है, उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर होने से पहले कोर्ट का स्टे लग जाता है, 4 साल के बाद स्टे वेकेट होता है। जब वो अपॉइंट होता है, कोर्ट कहती है इसको उस डेट से अपॉइंटमेंट दो जिस डेट से हमने इसकी अपॉइंटमेंट रोकी थी, रिट्रोस्पेक्टिव नोशनल सीनियरिटी। सेम प्रिंसिपल यहां भी लगता है। और अब आज आपने ये ऑर्डर कर दिया कि यहां सिलेक्ट लिस्ट पब्लिश हो गई, वहां पे ये विड्रॉल नहीं लगेगा। मुझे ये बताइए कि यहां एक और कैटेगरी है
यहां पे सिलेक्शन अथॉरिटीज ने सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश करने से पहले खुद रोकी। क्वालिफिकेशन का झगड़ा था, इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन। कई रूल्स में लिखा होता है पोस्ट ग्रेजुएट इन ए रेलिवेंट डिसिप्लिन और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब जो सिलेक्शन अथॉरिटीज होती है इनके पास कोई राइट नहीं होता कि ये किसी क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट टू द रेलिवेंट डिक्लेयर करें। ये गवर्नमेंट को रेफर करते हैं, गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, कमेटी 6 महीने लेती है। जिसमें इक्विवेलेंस का झगड़ा नहीं है वो पोस्टें भी उसके साथ ही एडवर्टाइज हुई थी, उसकी सिलेक्शन हो गई, वो अपॉइंट भी हो गए। इन बच्चों का क्या कसूर है जिनका इक्विवेलेंस डिटरमिन करने में देर लग गई, या जैसे आपने कहा कोई बीमार हो गया, नेटवर्क खराब हो गया, मतलब कनेक्टिविटी खराब हो गई, कुछ कोई भी कारण हो गया, कोविड हो गया, तो ये ऑर्डर जो है इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन, इट काजेज मोर प्रेजुडिस रादर देन डूइंग जस्टिस। अभिनव जी, एक और चीज जो गवर्नमेंट ने अपने इस क्लैरिफिकेशन में भी कही है और पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद कानून बदल गया, रिजर्वेशन रूल्स बदल गए, डोमिसाइल का कानून बदल गया और बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन बदलावों को मद्देनजर रखते हुए हम इन पोस्ट को विड्रॉ करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपने इन पोस्टों को विड्रॉ किया, और ये भी सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स हैं, जिन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सरकार को ये हक है कि वो पोस्ट को विड्रॉ कर सकती है किसी भी स्टेज से। लेकिन एक पहले इसी पे क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा कि ये जजमेंट क्या सिर्फ इतनी है कि सरकार जब मर्जी तब चाहे विड्रॉ कर सकती है, या कोई रीजन देना है, बताना है, वजह बतानी है, बिना वजह बताए जो मर्जी सरकार चाहे कर सकती है? देखिए जुनैद जी, जहां तक मुझे नॉलेज है, ये परसों का ऑर्डर निकलने से पहले शायद एसएसआरबी के चेयरमैन ने भी एक लेटर लिखी थी गवर्नमेंट को कि इट वुड बी इनजस्टिस, इट वुड बी इनजस्टिस, और शायद लॉ सेक्रेटरी ने भी यही ओपिनियन दिया था। बाद में जो मुझे सुनने में आया है कि चीफ सेक्रेटरी ने लीगल ओपिनियन चेंज करवाया है। मुझे बताइए, जब आपने एक लॉ डिपार्टमेंट फुल फ्लेज रखा है, एक ऑफिसर आपको कह रहे हैं कि लीगल पोजीशन ये है, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, इट वुड बी अनजस्ट टू विड्रॉ ऑल दी वैकेंसीज, उसके बाद भी आप ऑर्डर निकालते हैं और फिर आज आप क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्लैरिफिकेशन देने से पहले आपने क्यों नहीं कंसल्ट किया उनको? जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैंने आपको कल भी कहा था, मैं लीगैलिटी की बात करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करूंगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द सुप्रीम कोर्ट इज very categoric, very clear that even the selected candidates have no right, indivisible right of appointment. Even selection can be cancelled. फर्ज करो कल को पटवारी की 10 पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले या सिलेक्ट लिस्ट पब्लिश होने से पहले 3 पटवारें जो हैं वो मिलके 1 पटवार बन जाती है। तब तो 10 पटवारियों की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कह सकती है हम 7 को लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 7 पटवारे हैं, लेकिन वो रीजन जस्टिफाइड है, रीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, लीगली सस्टेनेबल और टेनेबल रीजन होना चाहिए। अब ये जो आप रीजन आप बता रहे हैं कि रिजर्वेशन रूल्स नहीं आ गए 31 अक्टूबर 2019 के बाद, क्या उन रिजर्वेशन रूल्स जो अमेंड हुए जिसमें पहाड़ी स्पीकिंग आया या ईडब्ल्यूएस आया या कोई और कैटेगरीज को आगे पीछे किया, उसमें लिखा है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इवन वैकेंसीज को भी लगेंगे जो पहले एडवर्टाइज हो चुकी हैं, जिनका सिलेक्शन प्रोसेस मिडवे में है, लिखा है उन रूल्स में। और अभिनव जी, एक और सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि अब अगर आप 31 अक्टूबर 2019 की कहानी कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तिहान कराए, आपने कंसल्टेंट लगाए, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगाए, आपने एसएसआरबी में बहुत सारी सिलेक्शंस की, उन एडवर्टीजमेंट्स के अगेंस्ट जो एडवर्टीजमेंट सारी 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपने इशू की थी, क्या कल अगर आप कोर्ट में दस्तक देते हैं, क्या ये एक साउंड आर्ग्यूमेंट आपके पास होगा सरकार के खिलाफ कि जी आपने पीएस बाकी सारी सिलेक्शनें 31 अक्टूबर से पहले वाले एडवर्टीजर्स की कर ली और इनमें आप कह रहे हैं कि इनमें आपको क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है? और अगर इस चीज को लेकर आप कोर्ट में जाते हैं, ये कितना सॉलिड और साउंड आर्गुमेंट होगा और सरकार इस आर्गुमेंट के सामने आपको क्या लगता है कि कहां ठहर पाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, इससे पहले कि मैं आपको इस चीज का जो आपके प्रश्न है, आपके क्वेश्चन का आंसर करूं, मैं इस सरकार की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पे मुझे हैरानगी होती है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसी में लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, इनको प्रोटेक्शन थी। एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन प्रायर टू द इश्यूएंस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट shall continue to be the public service commission
ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने उस पब्लिक सर्विस कमीशन को वाइंड अप कर दिया एक गवर्नमेंट की लेटर से, और मेंबर्स को जिनकी साल साल 1.5 साल टर्म थी उनको रिटायर कर दिया। वो अपनी पेंशन के लिए कोर्ट में गए हैं। और उसके अलावा जिन बच्चों के इंटरव्यूज पहले मेंबर्स ने किए थे वो कैंसिल कर दिए। 1.5 साल 2 साल पब्लिक सर्विस कमीशन बंद रही, उनके दोबारा इंटरव्यू हुए, नए मेंबर्स ने लिए। क्या उनके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ? मुझे ये बताइए कैसी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे हैरानगी होती है। और दूसरा, आपने ये कहा कि जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले कंसल्टेंट की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई, उनकी सिलेक्शन हो गई। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, यस 2020 में हुआ। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं। अब जिन लोगों की इंटरव्यूज हो चुके हैं, जिनकी सारी प्रोसेस फाइनलाइज हो चुकी है और सिलेक्शन जो है एडवांस स्टेज पे है, सिर्फ लिस्ट पब्लिश होनी है। फर्ज करो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ऑर्डर परसू हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी वैकेंसीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे वर गेस्टेड और नॉन गेस्टेड आर विड्रॉन। फर्ज करो उससे 2 दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन या JNK SSRB ने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को 4 सिलेक्ट लिस्ट भेजी है कि इनको पब्लिश कर दो पेपर में। उन्होंने अगर देर लगा दी 2 दिन, तो इसमें किसका कसूर है? इसमें किसका कसूर है? ये कौन सी यार्डस्टिक है, ये कौन सी रीजनेबलनेस है, मुझे समझ नहीं आती। ये देखो, ऐसा है, इस स्टेट में पहले ही जो अभी यूटी है, पहले की सरकारों ने बच्चों के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं खोले एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्विस। ठीक। और अब जब बच्चे कंपीट कर चुके हैं, अब बॉर्डर बटालियन लो, उसमें भी कह रहे हैं डोमिसाइल लगाएंगे। अरे भाई, डोमिसाइल आया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, वो पोस्टें उससे पहले एडवर्टाइज हो चुकी हैं। वहां पे PRC आपने मांगा था, तो क्या डोमिसाइल का लॉ रिट्रोस्पेक्टिव है क्या? या तो देखिए, कानून बड़ा सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स खुद बना रहे हैं। अगर तो जो रूल्स आते हैं, नए एक्ट आते हैं, अगर उनमें लिखा है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, तो फिर वो पुरानी वैकेंसीज को लगते हैं। अगर उनमें नहीं लिखा, फिर वो फ्यूचर वैकेंसीज को लगते हैं। और अगर लिखा नहीं भी हो कि रिट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, इंप्लाइडली अगर वो कहते हैं कि ये रिट्रोस्पेक्टिव, इंप्लीकेशन भी होती है। ना वो एक्सप्रेसली प्रोवाइड करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ना बाय वे ऑफ इंप्लीकेशन। तो मुझे नहीं समझ लग रहा है ये क्यों एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ हो रही हैं और फिर बच्चों को सड़कों पे आप ला रहे हैं और एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मुझे अभिनव जी ये भी बताइएगा कि जैसे मैंने आपको कहा, क्या अगर बच्चे इस ऑर्डर को इस विड्रॉवल के ऑर्डर को लेकर कोर्ट में जाते हैं, तो लीगल स्टैंडिंग क्या है बच्चों की? ये कितना स्ट्रांग केस है उनका, और क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन मामलों में बनेगा जहां पर मान लीजिए कैट ने डायरेक्शन दे दी कि आप रिजल्ट रोक दीजिए जब तक केस का फैसला नहीं होता, जहां पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कोर्ट के अंदर कह दिया गया कि आप हमें बताइए सील्ड कवर में रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये जो सारे मामले हैं जो कोर्ट के अधीन है, जिनमें कोर्ट इस समय सुनवाई कर रही है, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा या ये नहीं बनेगा? लीगली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यहां पे इंटेंशनल और विलफुल डिसओबीडियंस हो। ये इंटेंशनल नहीं है, ये विलफुल डिसओबीडियंस कोर्ट के ऑर्डर की नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है, ये इनएडवर्टेंट मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। देखिए, अगर बच्चे कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, उसमें 2 सिचुएशंस होती हैं। एक होते हैं एग्जिस्टिंग राइट्स, एक होते हैं एक्रूड और वेस्टेड राइट्स। एग्जिस्टिंग राइट्स कैन बी टेकन अवे एट एनी टाइम। एक्रूड एंड वेस्टेड राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय अप्लाइंग ए लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली। राइट। अब क्या एग्जिस्टिंग क्या होते हैं? फर्ज करो ये वैकेंसीज खाली हैं, इन वैकेंसीज को आज जो एग्जिस्टिंग रूल हैं उनके मुताबिक एडवर्टाइज होना है, उनके मुताबिक सिलेक्शन होनी है, लेकिन वो एडवर्टाइज नहीं होती। नया कानून आ जाता है, नया कानून आ जाता है, एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है, लेकिन पोस्टें पुराने कानून के मुताबिक एडवर्टाइज नहीं हुई। कैंडिडेट ये नहीं कह सकते कि ये वैकेंसीज तब की हैं जब ये पुराने रूल एग्जिस्ट कर रहे थे, हमारा एग्जिस्टिंग राइट था, नए रूल्स नई वैकेंसीज को लगाने चाहिए थे, क्योंकि पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई, तो आप एग्जिस्टिंग राइट टेक अवे कर सकते हैं। बट वंस द पोस्ट हैव बीन एडवर्टाइज्ड, people have responded to that advertisement, selection agencies have conducted their written test followed by interviews,
this becomes a accrued and vested right to be considered for selection in accordance with the old rules when the vacancies were advertised. और इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आप इन राइट्स को छीनते हैं तो फिर आपको ऑर्डर में इसको जस्टिफाई करना है कि जनाब हमने ये राइट्स हैं वो छीने। क्या मेरी रीडिंग बिल्कुल ठीक है? आपने मेरी बात का बिल्कुल 100% करेक्ट जवाब दे दिया। दिस इज अनरीजन्ड ऑर्डर, दिस इज नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। और मैंने कहा रीजनिंग इज द हॉलमार्क ऑफ एनी डिसीजन, क्योंकि कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, जब आपका कोई डिसीजन कोर्ट में चैलेंज करता है तो ऑनरेबल जजेस को पता होना चाहिए कि आपके डिसीजन के पीछे मंशा क्या थी। जब मंशा ही डिस्क्लोज नहीं हो रही तो कोर्ट तो आपसे रिप्लाई मांगेगी। मैं एक चीज और बताऊं आपको। आप कह रहे हैं जी मैंने पढ़ा 2004 से वैकेंसीज बंद पड़ी हुई हैं, कोर्ट में लिटिगेशन है। मुझे बताइए, इतनी बड़ी आपकी गवर्नमेंट एडवोकेट्स की टीम है, लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ सेक्रेटरीज हैं, पब्लिक लॉ ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस हैं, फिर जूनियर असिस्टेंट्स हैं, फिर लाइजन ऑफिसर्स हैं। ये किस लिए हैं? 4-4 साल 5-5 साल कोर्टें आपसे कहती हैं आप जवाब नहीं देते हो कोर्ट में। फिर आप बहाना लगाते हो जी कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग थी। आपकी नेग्लिजेंस, आपकी रेमिसनेस की वजह से ये केसेस डिले होते हैं, आपको फटकार लगती है, कोर्ट में कास्ट इंपोज होती है, फिर आप जाके रिप्लाई फाइल करते हैं। यहां पे आपका कोई इंप्लाई सस्पेंड होता है या ट्रांसफर होता है, वो सस्पेंशन या ट्रांसफर स्टे करवाता है। आप दूसरे दिन ऑब्जेक्शन देते हैं कोर्ट में, जनाब ये सस्पेंशन जो है इज नो पनिशमेंट, किसी का राइट नहीं है कहीं ट्रांसफर होके, हमारी मर्जी हम जहां मर्जी उसको लगाएं, तो इसको वकेट करिए जी। ठीक, लॉ सेटल्ड है, ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, सस्पेंशन। लेकिन यहां पे लोगों की प्रमोशनें चैलेंज हुई हैं, यहां लोगों की सिलेक्शन चैलेंज हुई हैं, यहां आपके पास जवाब कोई नहीं, आप 4-4 5-5 साल जवाब नहीं देते हो और उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ये तो हालत है। मैं आपको एक चीज और कहूं, देखिए ये जो ऑर्डर था ये फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग गलत था। इनको ये सोचना चाहिए था कि हम इस ऑर्डर से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? अनरेस्ट हुआ, बच्चे बोले। अब मुझे बताइए, जब आप मेरे पास आए उससे पहले भी मुझे फोन आ रहे थे कि सर ये एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। मैं अभी आपके माध्यम से दोबारा गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप क्लैरिफिकेशन के बजाय एक नया ऑर्डर निकालिए, पुराने ऑर्डर को विड्रॉ करिए, रिवोक करिए, और ताकि एक क्लैरिटी हो। और इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आप एडवर्टाइज करते हैं उनको आप नए रूल्स, नए रिजर्वेशन रूल्स के मुताबिक आप सिलेक्शन करिए, डोमिसाइल लगाइए, अकॉर्डिंगली प्रोसीड करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और मैं आपको जी, चूंकि आज मौका मिला है, जम्मू कश्मीर के यूथ को और खासकर उनके पेरेंट्स को मैं एक अपील करता हूं। देखिए, आप चाहे मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लिखें, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है मैं आपको प्रॉपरली एजुकेट करूं कि एम्प्लॉयमेंट को आप सिर्फ सरकारी नौकरी से मत रिलेट करिए, मत जोड़िए। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और भी होती हैं। देखिए, मैंने आप बड़ी बार कहा, आज से 30-35 साल पहले जम्मू कश्मीर में, और मैं जम्मू की अगर बात करूं, मेसन जिसको राजड़ा बोलते हैं, कारपेंटर जिसको तरखान बोलते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे हमारे लोकल डोगराज होते थे या कश्मीर के कश्मीरी होते थे। आहिस्ता आहिस्ता बिलासपुर के लोग आए मध्य प्रदेश से, उन्होंने लेबर का काम शुरू किया, फिर वो बिलासपुरी मेसन बन गए, फिर वो मेसन कंट्रैक्टर बन गए, लगभग सारे काम, आज वो बिल्डर बन गए हैं। कारपेंटर पंजाब से आया, उन्होंने यूपी वाले हायर किए। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन उड़ीसा और बिहार से आया। फिर आप कहते हैं जी 370 टूटने के बाद यहां बाहर के लोग आ गए। जब हमारे बच्चों ने काम करना बंद कर दिया, जब आपने उनको स्किल एजुकेशन की तरफ नहीं भेजा, आपने सिर्फ सरकारी नौकरी, क्लास 4, एसपीओ, होमगार्ड, अडाक, डेली वेजर, सीजनल, कैजुअल, नीड बेस्ड, जो बेचारे सड़कों पे हैं 25-25, 30-30 साल से, ये एक एम्प्लॉयमेंट जो होती है सरकारी नौकरी ही नहीं होती। क्योंकि सरकारी नौकरी आसान होती है, 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, तनख्वाह आनी है। अब एक जेई सरकार में भी लगता है, एक जेई प्राइवेट कारपोरेशन में भी लगता है। जो आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं रिंग रोड के, यहां पावर प्रोजेक्ट्स आए, वो अपने जेई से कितना काम लेते हैं? क्या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है? इसलिए मैं अपील करता हूं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी कि बच्चों को स्किल्ड एजुकेशन की तरफ भी मोटिवेट करिए। स्किल्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं, अनस्किल्ड होती हैं, सेमी स्किल्ड होती हैं।
इसमें भी उनको दिशा देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने दो बातें तो साफ तौर पर सुनी कि अभी भी जो सरकार ने आज क्लैरिफिकेशन दी है, ये क्लैरिफिकेशन एक भी बात मैं और बोल के मैं जी आपको काट रहा हूं। देखिए, अभी पीछे क्लास 4 की सिलेक्शन हुई, 8,000 की 8,300 वैकेंसीज थी, लेकिन कुछ बच्चों ने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया था। कई ऐसे बच्चे थे जो 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स में सिलेक्ट हो गए। आपको उनसे ऑप्शन मांगनी चाहिए थी कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज करते हो। आप 3,3200 वैकेंसीज पे बैठे हो, आप उन बच्चों से ऑप्शन लो। दानिश शाह की एक जजमेंट है हाई कोर्ट की कि जब एक बच्चा एक से ज्यादा वैकेंसी पे सिलेक्ट हो जाता है या एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो जाता है, उसे ऑप्शन लो और नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिटोरियस को जो है सेलेक्ट करो, उसको अपॉइंट करो। ऐसे ही मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को यह अपील करता हूं कि जो 3,000 या 3,200 लड़के नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट हैं, उनको आप सिलेक्ट करके अपॉइंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। इन्होंने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि जो सरकार का ऑर्डर है अभी भी क्लैरिटी ऑर्डर में नहीं है। इस ऑर्डर को विड्रॉ करके एक नया ऑर्डर इशू किया जाना चाहिए जिसमें क्लैरिटी हो, क्योंकि अगर यही ऑर्डर रहा तो ये कोर्ट में चैलेंज होगा, लिटिगेशन का दरवाजा खुलेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि आप और ज्यादा पोस्टें जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग ना हो जाएगी।